लास्ट क्लास में हमने एक जो डिस्कस किया था वो किसी एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया था। मैं बड़े सिंपल अगर डिफरेंस के साथ ये रिएक्शन बताऊं तो दो टाइप के रिएक्शन रिएजेंट हमने इस्तेमाल किए थे। एक लिंडलायर कैटलिस्ट यूज किया था, पैलेडियम BaSO4, एल्कीन मिला था, लेकिन एल्कीन की इंपॉर्टेंस यहां पर यह थी कि सिस एल्कीन एक जनरेट हुआ था, R एंड R जनरेट होगा, H एंड H बना देंगे हम इसे। दूसरा एक और मैंने रिएजेंट लिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहां ट्रांस एल्कीन मिलता है। सिर्फ एल्कीन नहीं बोलना है, क्योंकि हमने जब एल्काइन से बनाया है तो इस बात की इंपॉर्टेंस हो जाती है कि सिस बनाया है या ट्रांस बनाया है। तो ये दो रिएजेंट आपको याद रखने हैं। एक बात होगी। दूसरी बात, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया था CH3। मैंने एक ये H अलग बाहर शो करके लिख दिया, CH3 ही है ये, CH2Cl। अब इसमें एक HCl होता है, HCl एसिड होता है। ये HCl को कौन लेकर के चला जाएगा? बेस। बेस हमने कौन सा यूज किया था? अल्कोहलिक NaOH। ये अल्कोहलिक NaOH एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, यहां से एसिड को निकाल कर बाहर ले जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने हटाया इसको। क्या सबस्ट्रेट में कौन से बॉन्ड तोड़े? मेन बात सबसे पहले यहां इस सबस्ट्रेट को फोकस करते हैं। सबस्ट्रेट में बॉन्ड तोड़े हैं मैंने सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े। ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो ये एक सिग्मा बॉन्ड लिया मैंने, ये वाला सिग्मा बॉन्ड लिया। ये तोड़ना पड़ा ना रिएक्शन के लिए, बिना ये टूटे थोड़ी हुआ रिएक्शन। ये वाला सिग्मा बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। तो क्या किया? 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। प्रोडक्ट पर आते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में से 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े। अगर मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट देखता हूं तो एक H हटाया, एक Cl हटाया। तो इस रिएक्शन को अभी हम पढ़ रहे थे, नाम क्या दे सकते हैं? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रो सॉरी, एंड Cl हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इसी को हम एलिमिनेशन बोलते हैं। इसी का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल उठा रहे हैं इसकी, तो एलिमिनेशन कब होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होगा? जब 2 सिग्मा बॉन्ड सबस्ट्रेट से टूटेंगे। लेकिन एक और भी काम साथ हुआ है, एक पाई बॉन्ड बना भी है प्रोडक्ट में। 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। ये हमने बनाया, ये बॉन्ड तोड़े। जब कभी सबस्ट्रेट से 2 सिग्मा टूट रहे हो, प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड बन रहा हो, तो इसी रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यही रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है। बस इतनी बात याद रखनी है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है अब फ्यूचर में, व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कौन से रिएक्शन एलिमिनेशन हुआ करते हैं? जब सबस्ट्रेट में एक सिग्मा बॉन्ड टूट जाए, प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड बन जाए, फॉर्मेशन, तब ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। अब इसका थोड़ा सा कुछ और सोचो इसके बारे में। एडिशनली आपके पास इंफॉर्मेशन है सारी, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसे सोचने की बात है, थोड़ा पेशेंस के साथ सोचने की बात है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड आप जानते हो स्ट्रांग होते हैं। हम सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और एक नहीं 2 तोड़ रहे हैं। तो ये बॉन्ड तोड़ना, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पाई के कंपैरिजन में मुश्किल बात है। पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनने में जब हम कभी कोई सा भी बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी कभी हम कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
क्यों एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? क्योंकि हम एक तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं और ऊपर से 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा अमाउंट एनर्जी का देना पड़ेगा। मोर एनर्जी is needed to break 2 sigma bonds। फॉर्मेशन हुई, यहां एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। लेकिन ये तो वीक बॉन्ड बना है, कम एनर्जी निकलेगी। एक तो वीक बना है और एक ही बना है, गिनती में भी कम है, तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। कम एनर्जी रिलीज हुई, ज्यादा देनी पड़ी, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। क्यों? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, कम एनर्जी निकल रही है, तो ये तो एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन हो गया। जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन हम किया करते हैं, ये वाले टाइप के जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक टाइप होते हैं। भाई अगर ज्यादा एनर्जी निकलती, कम एनर्जी देनी पड़ती, तो एक्सोथर्मिक होते, हीट के इवोल्यूशन के साथ होता। लेकिन अब आप इसे बोलोगे एंडोथर्मिक। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यूजुअली हाई टेम्परेचर पर होते हैं। ये जो हमने पिछली क्लास में भी लिखा था, मैंने बताया भी था कि जब हमने NaOH ऐड कर दिया HCl निकालने के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाया। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आपने पढ़ रखा है सारा थर्मोडायनेमिक्स में, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है उसमें एनर्जी लिबरेट होती है, सारी बात पड़ी हुई है। लेकिन हमने इन सब बॉन्ड्स का एक रफ सा एस्टिमेशन करके, एग्जैक्ट डेटा नहीं देखा हमने, फिर भी हमने अंदाजा लगा लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर ये आसानी से परफॉर्म होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रेयर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। एक तो बात ये हमने डिस्कस की एलिमिनेशन में, जो कि काम की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात है एलिमिनेशन के लिए, दुनिया का कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो, सिर्फ यही नहीं, कोई भी, अगर हम Cl हटाएंगे और H हटाएंगे, तो अगर दो तरफ से HCl हट सकता है, यहां से HCl हट सकता है, या फिर HCl दूसरा एक यहां से आप हटा सकते हो। तो जब मैंने पहले वाला HCl हटाया, ये वाला HCl अगर मैं रिमूव करता हूं, तो ब्यूट 1इन बनेगा, ब्यूट 1इन। एंड दूसरे वाला, ये वाला अगर मैंने HCl हटाया, तो ब्यूट 2इन बनेगा। इन दोनों में मेजर एंड माइनर बताने के लिए एक तरीका हमने इस्तेमाल किया था, और वो तरीका क्या था कि हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल ग्रुप कितने लगे हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल ग्रुप लगा है एक, इधर कोई भी नहीं है, हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, एल्काइल को गिनना है। तो एक एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, एक एल्काइल ये हो गया, एक एल्काइल ये हो गया, तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक रूल था सिडजेफ रूल। वो रूल क्या था? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल and it is formed as a major product. More alkylated alkene is more stable, और कभी भी जो ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो एज ए मेजर प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो हमें मेजर किसे लिखना है, माइनर किसे लिखना है एल्कीन को, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का। जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट हमें मेजर लिखना होगा? जो मोर एल्काइलेटेड होगा, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल ग्रुप की संख्या जहां ज्यादा होगी। इतना कुछ हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मैंने और इलेबोरेट करके बता दिया। अब हम आते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन पर। रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात क्या है? यानी जो एलिमिनेशन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक सीधा सा पूछूं कि एलिमिनेशन कहते किसको हैं हम, तो HCl HBr HI। हम रिएक्शन जो पढ़ रहे थे वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन -HX वाला रिएक्शन ही चल रहा है, ये उसी हेडिंग में करना है, ये भी उसी को आगे प्रोसीड किया है।
रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। जब -HX मैंने किया तो X तो 3 हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, बल्कि 4 हो सकते हैं। तो मैं अब ये तीनों एग्जाम्पल लिखता हूं, CH2, यहां पर F लिखा, यहां पर मैंने H लिखा। एक और मैं लिख देता हूं CH2, यहां पर मैंने Cl लिख दिया, यहां पर H लिख दिया। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं CH2H यानी CH3, यहां पर लिखेंगे CH2 एंड आयोडीन लिख दिया। जब मैं इसको -HF करना चाहता हूं तो मुझे जो बॉन्ड तोड़ना पड़ा, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जो कि छोटा बॉन्ड है। अगर कभी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड छोटे बॉन्ड होने की वजह से बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं, ये कार्बन क्लोरीन थोड़े से वीकर हैं, कार्बन ब्रोमीन थोड़े से और वीकर हैं, कार्बन आयोडीन काफी वीकर हैं। जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता चला जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। एक चैप्टर हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, वहां इस टाइप के ऑर्डर आपको बताए थे कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, बॉन्ड वीक कब होता है। तो बड़ा सिंपल सा, अगर मैंने दोबारा भी बता दिया, बॉन्डिंग मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप बॉन्डिंग का करके आओ, लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल बॉन्डिंग पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर यहाँ पे अटकते रह जाओगे, ये वाला काम जो है पूरा नहीं हो पाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कार्बन फ्लोरीन, इसका तोड़ना पहले से ही मुश्किल था, सिग्मा बॉन्ड था, अब और मुश्किल हो जाएगा। बड़ा डिफिकल्ट है एलिमिनेशन, यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ कम डिफिकल्ट है। कार्बन आयोडीन में तो कुछ और भी कम डिफिकल्ट है। तो अगर मैं यहाँ से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहा हूँ, -HF कर रहा हूँ, यहाँ -HCl कर रहा हूँ, यहाँ -HI कर रहा हूँ, HBr बीच में आएगा इसमें ऑर्डर, बनेगा तो सेम प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। बेस क्या है, अल्कोहलिक KOH NaOH, वही रिएजेंट जो पिछली क्लास में किया था। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बने, तीनों केसेस में प्रोडक्ट तो सेम ही बने, लेकिन ये रिएक्शन डिफिकल्ट होगा सबसे ज्यादा, ये कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट होगा। हम बोल सकते हैं कम डिफिकल्ट होगा तो इसके रेस्पेक्ट में इजी होगा। ये तो वर्ड हैं जो अपनी लैंग्वेज में हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब आसान एलिमिनेशन कहाँ हो रहा है, एल्काइल आयोडाइड में। ये है क्या, ये C2H5I ही तो है, इथाइल आयोडाइड है ये, या आयोडोइथेन है, IUPAC नेम लिखोगे तो। आयोडोइथेन में एलिमिनेशन आसान, फ्लोरोइथेन में एलिमिनेशन डिफिकल्ट। कारण कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, ये होगा कारण। तो मैंने आपको ये बात समझा दी, पूरा केमिकल रिएक्शन लिख करके बता दिया, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। हटा रहा हूं मैं इसको। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर रेट ऑफ एलिमिनेशन बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। एक बात उसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड का नेचर। एल्काइल हैलाइड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमें करना है, एक मिनट, ये RI सबसे ज्यादा मैंने क्यों बताया, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन थोड़े से कम वीकर हैं, और कम वीकर हैं, बहुत कम वीकर हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो एलिमिनेशन देता ही नहीं, ना के बराबर एलिमिनेशन देता है फ्लोराइड। और रीजन मैंने बताया, जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता चला जाता है ऐसे ऐसे बॉन्ड वीक होता चला जाता है। ये पूरी बात मैंने रिएक्शन लिख करके एक्सप्लेन कर दिया। एक बात जिस पर डिपेंड करता है एलिमिनेशन होना, एलिमिनेशन में होना मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होना, एलिमिनेशन होना मतलब एल्कीन का बनना। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन सबसे ज्यादा आयोडाइड में, सबसे कम फ्लोराइड में। बात तो एक ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ईज ऑफ एलिमिनेशन या ईज ऑफ फॉर्मेशन एक ही तो बात है। जितना आसान एलिमिनेशन होगा उतना आसान एल्कीन बनेगा। एल्कीन ही तो बना रहे हैं हम, एल्कीन की प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं।
एक बात हमने डिस्कस कर ली नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर। एल्काइल ग्रुप के नेचर पर ये भी बात हम पहले कर चुके हैं। हम एक रिएक्शन पढ़ रहे थे ऐसा, जिसमें ये तो अभी बता के ही हटाऊं मैं, यहां क्लोरीन, यहां पर H है, यहां पर H है। अब अगर मैं ये वाला HCl हटाता हूं तो ब्यूटवानीन बनेगा, ये वाला HCl हटाता हूं तो ब्यूटूइन बनेगा। तो एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड पर, एल्काइल ग्रुप जितने भी ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड पर, उतना ही एल्कीन आसानी से बनना चाहिए। लेकिन यहां इनके कहने का मीनिंग अलग है। वो तो हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी देख ली, वो तो हम कर चुके, वो भी आएगा, वो पॉइंट भी आएगा। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप पर भी डिपेंड करता है। इससे पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन होता है टर्शरी कार्बन, कार्बन पर क्लोरीन लगा है, यहां पर CH3 CH3 CH3, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। इसका मैं एलिमिनेशन करना चाहता हूं, -HCl करना चाहता हूं, यहां से HCl कर दिया मैंने, ये हो गया प्रोसेस नंबर 1। दूसरा CH3 CH2 Cl, ये भी क्लोराइड है, ये टर्शरी क्लोराइड है, ये प्राइमरी क्लोराइड है, दोनों में फर्क है। ये जो लिखा गया ना नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये RCl, ये भी RCl है, ये वाला भी RCl है। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये टर्शरी हैलाइड है और ये वाला प्राइमरी हैलाइड है। अब इन दोनों में अगर आप फर्क देखते हो तो आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जबकि दोनों कार्बन क्लोर, भाई यहां तो एक आयोडीन था, एक ब्रोमीन था, एक क्लोरीन था, हैलाइड अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्बन क्लोरीन सेम है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन सेम है, लेकिन फिर भी ये प्राइमरी है और ये वाला टर्शरी है। तो टर्शरी से बॉन्ड टूटना आसान होता है, इजी होता है। क्या कारण है ये बॉन्ड टूटना इजी है? ये वाला बॉन्ड टूटना कंपैरेटिवली, अगर ये हेलोजन सेम लिए हैं तब, हेलोजन सेम ही रखने हैं, ये वाला बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट होगा। एक कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रखा है आपको। जब मैं इस यहां से क्लोरीन हटा दूंगा, तोड़ दूंगा, तो कार्बोनियम आयन बनेगा एक टर्शरी कार्बोनियम आयन। टर्शरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। जब यहां प्राइमरी हैलाइड से मैं Cl हटा दूंगा तो एक बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर हेलोजन टर्शरी पर लगा हुआ है तो आसानी से रिमूवल होगा, एलिमिनेशन आसान होगा। और कारण मैंने क्या बता दिया उसका, क्योंकि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। एक मैंने कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको बताया, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको बताया। जिन लोगों ने कर रखा है उसे अच्छी तरह से नोट करके पढ़ रखा है, उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है। ये एक ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हम बनाया करते हैं उतना ही आसानी से एलिमिनेशन हुआ करता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो एक तो अल्काइल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड किया ये, दूसरे किस पर डिपेंड करेगा? दूसरे ये तो टर्शरी, यहां जो ऑर्डर लिखना है टर्शरी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कारण क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी हैलाइड होते हैं। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? टर्शरी हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है या प्राइमरी हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है? ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये तो टर्शरी हैलाइड हो गया, और एक प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा CH3 CH2 Cl। ये प्राइमरी है। शुरू में चैप्टर जब एल्केन वगैरह शुरू हो रहे थे हाइड्रोकार्बन से भी पहले IUPAC से, तब मैंने बताए थे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन।
तो सारी चीजें जो बताई गई हैं वो आगे फ्यूचर में काम आनी होती हैं। तो ये टर्शियरी हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव है इन तीनों में। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है एलिमिनेशन। एक तीसरा और फैक्टर है, और वो तीसरा फैक्टर क्या है? एल्कीन की स्टेबिलिटी। ये मैं लिखाई दे रहा हूं यहां पर, इसमें है नहीं। थर्ड एक और फैक्टर है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। साथ के रेट ऑफ एलिमिनेशन तीन बातों पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये हम हालांकि डिस्कस कर चुके, लेकिन हम डिफरेंट रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूं। CH3CH, CH2, CH3, यहां पर Cl लगा हुआ है, एक HCl मैंने माइनस किया तो बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला Cl इस H के साथ मैंने हटाया। एक दूसरा और एलिमिनेशन माइनस HCl का हो सकता है, ये वाला। अब ये तो सेकेंडरी का सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी हैलाइड है, अब इसका खुद का नेचर चेंज नहीं हुआ। पहले वाले एग्जांपल में मैंने एक टर्शियरी लिया था, एक प्राइमरी ले लिया था, लेकिन यहां से तो चाहे मैं HCl ये वाला हटाऊं, चाहे मैं HCl ये वाला हटा दूं, यहां से अगर मैं 2 करके यहां से एक H हटा दे रहा हूं, तभी भी ये तो सेकेंडरी है हैलाइड, तो हैलाइड के नेचर में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अब जो यहां लिखूंगा वो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेस पर लिखूंगा, CH2CH3। दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन। क्यों ज्यादा स्टेबल है? सिट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। सिट्जेफ रूल क्या है? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल एल्कीन है। तो ये प्रोसेस इजी प्रोसेस होगा। एलिमिनेशन ये वाला, एक ये वाला एलिमिनेशन आसान होगा, ये वाला एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगा। तो ईज ऑफ एलिमिनेशन या रेट ऑफ एलिमिनेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कितना कम स्टेबल बन रहा है। तो आई होप कि ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे बड़ी अच्छी तरह से। एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन की प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, खैर एक रिएक्शन लिख के पूरा हो जाता है वो, लेकिन अगर आप डिटेल से इसे करना चाहते हो, समझना चाहते हो चीजों को, तो ये बात तो आपको पढ़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी साथ। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक फैक्टर है एलिमिनेशन रिएक्शन डिसाइड करने के लिए। तीन चीजें मैंने बता दी, अल्काइल हैलाइड का नेचर, हेलोजन ग्रुप का नेचर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है कौन सा है, अल्काइल ग्रुप का नेचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और एल्कीन कौन सा बन रहा है। ये तीन बातें डिसाइड करती हैं कि एलिमिनेशन कितना फास्ट है, कितना स्लो है। ये बड़े कॉमन से एग्जाम्पल हैं। हमने ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, Cl हटाया, यहां से H हटा दिया, इथीन बन गया। KOH लिया, डेफिनेटली ये KOH अल्कोहल में डिसॉल्व करना होता है स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए इसको। यहां से Cl मैंने हटाया, एडजेसेंट कार्बन से H हटाना होता है, यहां से मैं H हटाऊंगा तो प्रोपीन बना। ये 2 क्लोरोप्रोपेन लिया तो मैं यहां से Cl हटाऊंगा, Cl का एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, यहां से मैंने H हटा दिया, H का रिमूवल किया इधर से, यहां से Cl का रिमूवल किया तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन हुई। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन हुई ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है। बाय प्रोडक्ट हम लिख देंगे। ये तो सिंपल एक रिएक्शंस हो गए जो आप कर ही सकते हो। HCl HBr HI हमें जस्ट रिमूव करना है। तो आई होप के वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये एक रूल जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, स्टेटमेंट आपको नोट करना चाहिए। ये ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। यही सिट्जेफ रूल है, जेडसेफ भी कहते हैं इसको, सिट्जेफ भी कहते हैं। आप प्रोनाउंस दोनों तरह से कर सकते हो, स्पेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है ये एक, ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां से Br आपने हटाया, यहां से आप H हटा सकते हो, तो ये बन गया कंपाउंड एक।
जब ये वाला Br एंड H हटाया तो कंपाउंड मिला ये। क्या कंपाउंड है ये है 2 मिथाइल ब्यूटवानीन। अभी हम इसे कंपेयर करेंगे कि ये ऐसे क्यों लिखा है, मैंने कम क्यों लिखा है। दूसरा, ये वाला Br मैं हटा दूं, इस बार मैं ये रेड से लिख रहा हूं, और पास वाले कार्बन से यहां से आप H हटा दो। तो जब मैंने ये Br एंड H हटाया तो जो मुझे रिजल्ट मिला, ये वाला रिजल्ट मिला। डबल बॉन्ड यहां बनेगा ना भाई, फिर तो इन दोनों के बीच में ये मिला मुझे 2 मिथाइल ब्यूटूइन। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। अब हम डबल बॉन्डेड कार्बन को एग्जामिन करें। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं? 1 2 एंड 3। 3 अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल। दूसरे केस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो हैं 2 ही होंगे हमेशा एक डबल बॉन्ड में। यहाँ तो अल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं है, हाइड्रोजन लगे हैं, क्योंकि यहाँ एक अल्काइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, तो 2 अल्काइल ग्रुप्स। दिस इज मोर अल्काइलेटेड। ज्यादा अल्काइलेटेड है, ये मेजर होगा। मेजर होने का क्या मतलब है? इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट इसका बनेगा। ये सिडजेफ का एग्जाम्पल है। तो कभी भी सिडजेफ रूल ये आ सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। और जरूरी नहीं कि हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन बना रहे हो, किसी भी मेथड से जो एल्कीन बनेगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मेजर बनेगा। स्टेबिलिटी ज्यादा एल्काइल ग्रुप की, ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं एल्कीन पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप, इस एल्कीन को स्टेबलाइज करते हैं। तो आई होप के वाली बात समझ आ गई होगी। इसमें कुछ किसी का डाउट है तो बताओ जल्दी से। तो हमने ये सिडजेफ रूल किया, सिडजेफ प्रोडक्ट मेजर वाले को बोल दिया जाता है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो सिडजेफ प्रोडक्ट हो गया। एक हो गया हमारा ये और प्रिपरेशन, हमने 2 प्रिपरेशन कर लिए। एक पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन से सिस एंड ट्रांस एल्कीन बनता है, एक एल्काइल हैलाइड से हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तब फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। अब इसमें पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि ये जो एल्कीन बनता है मेजर कब बनेगा, माइनर कब बनेगा, और रेट ऑफ एलिमिनेशन 3 बातों पर डिपेंड करते हैं, वो हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो भी आता है, तीसरा नंबर है ये फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले इसे देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। विसिनल वर्ड यूज किया जाता है जब एडजॉइनिंग कार्बन पर, कॉमन सिस्टम है ये नेमिंग का, आईयूपीएसी सिस्टम ये नहीं है। जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में एडजॉइनिंग कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हों, ये क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा विसिनल डाइहैलाइड। एक और वर्ड यूज किया जाता है, आगे चल करके पढ़ोगे आप, अगर ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे होते तब हम इसे जेमिनल या जेम डाइहैलाइड बोल रहे होते। फिलहाल इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें विसिनल से लेना देना है। तो आपको पता चल गया कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं। तो इससे मैं एल्कीन बनाना चाहता हूं। देखो, हमारा टारगेट नहीं बोलना हमें एल्कीन बनाने का मेथड। जब हम एल्कीन बनाना चाहते हैं तो ये क्लोरीन निकाल दें किसी तरह से, क्या कर दें, दैट मीन्स कौन सा रिएक्शन कर दें, डी रिमूवल किसका किया, हेलोजन का, हेलोजिनेशन। अगर हम डी हेलोजिनेशन कर दें विसिनल डाइहैलाइड का, इसका नहीं कर सकते, इसका हेलोजिनेशन अगर हम हेलोजन हटा भी देंगे तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर बैलेंस नहीं होगा, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हम, इसीलिए स्पेसिफिकली विसिनल डाइहैलाइड लिया है। बस हमें रिएजेंट बहुत केयरफुली समझदारी के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसा थोड़ी है कि हमने HCl हटाने के लिए अगर NaOH इस्तेमाल किया था तो यहाँ भी NaOH थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये Cl2 बेस थोड़ी है, ये बेस के साथ थोड़ी रिएक्शन करके चला जाएगा। इसके लिए तो हमें कोई और देखना पड़ेगा जो क्लोरीन की एफिनिटी जिसके साथ बड़ी ज्यादा होती है। जिंक एक ऐसा मेटल होता है कि ये जिंक के साथ कॉम्बिनेशन आसानी से करते हैं। जिंक के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो ZnCl2 माइनस हो जाता है। ZnCl2 माइनस होने पर C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 ये बन जाता है।
ये कहलाता है डी हेलोजिनेटिंग एजेंट। एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जो हेलोजन को हटा दे, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। ये आपको यहां पर सोचना होगा। बड़ा सिंपल सा आसान सा रिएक्शन है। यहां पर दो चांस नहीं होंगे एल्कीन बनने के। ऐसा नहीं कि आप इधर से भी बना दो, इधर से भी बना दो। वो तो तब थे जब हम अल्कोहलिक केओएच का इस्तेमाल करते थे। यहां तो जिंक यूज किया, जहां क्लोरीन है बस वहीं डबल बॉन्ड बनेगा, एक बिल्कुल प्योर, एक अकेला एल्कीन बनना चाहिए। दो एल्कीन इसमें नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ मेजर माइनर का कोई इशू ही नहीं है। जो हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन था उसमें तो क्योंकि दो एल्कीन बन जाते थे तो मेजर एंड माइनर का इशू था। यहां उस तरीके का कोई भी इशू नहीं है। तो डिहेलोजिनेशन, डाइहेलाइड्स, कौन से डाइहेलाइड? विसिनल, जो जिनमें दोनों हेलोजन एडजेसेंट कॉर्नर पर, एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं, उनको हम विसिनल डाइहेलाइड। एक एग्जांपल ये, जैसे 1,2 डाइक्लोरो इथेन एग्जांपल दिया मैंने। जब हम इसको जिंक मेटल के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये ZnX2 हट जाता है अलग, और इस रिएक्शन को डीहेलोजिनेशन कहते हैं। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों किया एलिमिनेशन? भाई कौन सा बॉन्ड तोड़ा? Cl एंड Cl, CH3, या चलो H ले लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ा मैंने? ये क्लोरीन कार्बन कौन सा था? सिग्मा था। ये क्लोरीन कार्बन सिग्मा था, दो सिग्मा तोड़ दिए। बनाया क्या प्रोडक्ट में? एक नया पाई बॉन्ड बना दिया। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुई है, दो सिग्मा बॉन्ड तोड़कर एक पाई बॉन्ड बना देना ही क्या कहलाता है? यही एलिमिनेशन कहलाता है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप एलिमिनेशन बोलो, इसको आप डिहेलोजिनेशन बोल दो, इसको आप एक फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बोल दो, तो ये सारी बातें करेक्ट हैं इसके लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये दिया गया, नाम देखो इसका। सबसे पहले पहचान करना उनके लिए आसान होता है जो खूब लिखते हैं। जो खूब इसे लिख रहे हैं वो देखते ही मॉलिक्यूल को पहचान लेंगे कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। ये हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। जब हमने जिंक के साथ इसे हीट किया तो इथीन फॉर्मेशन। ऐसे यहीं से क्वेश्चन उठ के निकल के बन जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज हीटेड विद 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहां से एक क्वेश्चन उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दिया गया। हाउ कैन वी प्रिपेयर इथीन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन बाय हीटिंग इट विद जिंक? क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग पैटर्न पर हमें आंसर करना होगा। ये मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट चेंज किया है। नाम देखो इसका क्या है? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। जिंक के साथ जब मैं इसको हीट करता हूं, Br एंड Br लेकर के ये चला जाएगा, जिंक आएगा। जिंक ने क्या किया? ब्रोमीन इसको रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, ZnBr2 माइनस हो जाएंगे। तो जहां से Br हमने हटाए हैं वहां से ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मेशन हो गई प्रोपीन की। ये बन गया प्रोपीन, ZnBr2 माइनस हो गया। बस इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, आंसर लिखते चले जाओ। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन ये मुझे करके बताओ। कंप्लीट द फॉलोइंग। जस्ट आपको आंसर लिखना है IUPAC नेम के टर्म्स में। ये मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो आंसर आएगा, Cl2 माइनस करेंगे, जो जिंक है ये Cl2 माइनस करने के बाद डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो P1 होना चाहिए हमारा पेंट टू इन, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 पेंट टू इन। ये Br2 माइनस करेंगे, Br2 जिंक से माइनस करके, जिंक इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ZnBr2 माइनस हो जाएगा।
तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना, मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया, ये आ जाएगा पेंट 1 इन आंसर इसका। अब यहाँ रिएजेंट अलग है, अल्कोहलिक KOH का काम HBr माइनस करना है, तो मैं माइनस HBr यहाँ लिख सकता हूँ, एक तरीका ये HBr माइनस यहाँ मैंने कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि राइट हैंड पर लिखो पूरा HBr अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, KBrH2 अलग हो जाएगा, एंड ये जो हमारे पास एल्कीन मिला है Br और एडजॉइनिंग एडजेसेंट कार्बन से H हटा, यहाँ से आपने H हटा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो C डबल बॉन्ड C CH3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, prop 1 in 2 methyl prop 1 in। टू मिथाइल प्रॉप 1 इन इसमें आंसर होगा। बड़े सिंपल से मेथड हैं, ये तरीके हैं एल्कीन बनाने के, एल्कीन हम इस मेथड से बना सकते हैं। तो एक तो वे ये हुआ, तो हमने 3 तरीके पढ़ लिए एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करने पर, इसके अलावा दूसरा एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने पर, तीसरा मेथड था जो हमने अभी पढ़ा डीहेलोजिनेशन करने पर। अब एक और नेक्स्ट मेथड है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड में से कंपटीशन के लिए ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, और इसकी तो लिमिट नहीं है इंपॉर्टेंस की, कि वो एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं। देखो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन कर रहे थे, पढ़ते आ रहे थे कि Cl हम हटा देते हैं, H हटा देते हैं, ये HCl जब हटेगा तो ये एसिड है, एसिड हट रहा है, और एसिड को हटाने के लिए बेस चाहिए, बेस का क्या काम है, HCl को एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर मैं इस हैलाइड की जगह एक अल्कोहल ले लेता हूं, OH ले लेता हूं, ये है ब्यूटन 2 ऑल, तो OH अगर मैं हटाऊंगा, यहां से H में हटा देता हूं, तो क्या माइनस हुआ, वाटर। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो रिक्वायर्ड रिएजेंट होता है हमेशा कॉन्संट्रेटेड H2SO4 होता है। ध्यान रहे मैंने H2SO4 नहीं बोला है, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 बोला है, क्योंकि H2SO4 अगर वाटर की प्रेजेंस में होगा तो कुछ और काम करेगा। तो जब भी कभी हमें किसी मॉलिक्यूल से वाटर हटाना है, दैट मींस डिहाइड्रेशन करना है। वाटर हटाने का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करना मतलब H2O को हटा दिया मैंने। जब मैंने H2O हटा दिया तो कौन हटा के लेकर के जाएगा, वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में एक बात आपको लिख लेनी है, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, H2SO4 नहीं लिखना है, कॉन्संट्रेटेड लिखना है। ये बात स्किप कर जाती है, भूल जाती है। जब भी कभी इसे बोलना है तो कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलना है। एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये वाटर को निकाल कर, मॉलिक्यूल से वाटर को छीन कर चला जाता है दूर। अब जब वाटर को ये छीनेगा तो क्या, कौन कौन से बॉन्ड तोड़ के छीनेगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा स्टेबल करने के लिए। तो वही प्रोसेस है जो सीधे पहले वाले प्रोसेस हमने सोचे हैं, इसमें भी फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें भी एल्कीन की ही, यहां भी एल्कीन जनरेट हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बस आपको याद रखना है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वर्किंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। एक और होता है, वो कभी कभी वो भी दे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने आपको ये बताया, जो सामने लिखा है। एक दूसरा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कॉन्संट्रेटेड ही है वो भी, कॉन्संट्रेटेड H3PO4। होते बहुत सारे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर से इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन ये दो मेन हैं, एक ये है, दूसरा ये। पहली इंपॉर्टेंस उसकी है +1 लेवल तक, इतना ये पहले वाला काम का है, लेकिन बाकी कंपटीशन लेवल पे ये H3PO4
एंड एक और रिएजेंट होता है Al2O3, एल्यूमिना जिसे हम कहते हैं। Al2O3 अगर लिया जाए तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन फिलहाल अभी जितना हम जिस लेवल पर कर रहे हैं उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड याद रखो। तो अब देखो ये किस तरह से होगा, ये रिएक्शन किस तरह से हम करेंगे। हमारे पास एक कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल मैं ले सकता हूं CH3 CH2OH, इथेनॉल है इसका नाम, एथ एन ऑल, वन ऑल लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं एक एच ये बाहर शो करते हुए लिख सकता हूं CH2H CH2OH। अब ये वाटर हटने के लिए यहां रेडी है, बिल्कुल ये वाटर यहां से हटेगा, लेकिन ये जब तक नहीं हटेगा जब तक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप नहीं लो। ऐसा नहीं कि आप इसे यहां पर अल्कोहलिक केओच ले लोगे तो ये हट जाएगा, अल्कोहलिक केओच से ये क्यों हटेगा, ये HCl थोड़ी है, एसिड थोड़ी है। इसको हटाने के लिए तो इसको हटाने वाला होना चाहिए, इसको हटाने वाला कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में इसे हीट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि जो डी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो थोड़े से एंडोथर्मिक टाइप होते हैं, हीट करना पड़ेगा। ये वाटर एब्जॉर्ब करके ये चला जाएगा और हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है ये, एल्कीन। वही सेम बात आप सोचोगे अगर कोई अल्कोहल ऐसा है जो दो एल्कीन बनाने में कैपेबल है। यहां पर मैंने ब्यूट एन टू ऑल लिखा, ब्यूटन टू ऑल लिखा, तो CH3 CHOH CH2 को मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके लिख दिया। यहां पर भी एक हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल करके लिखता हूं। ये हाइड्रोजन जब मैंने हटा दिए, बाहर निकाल करके शो किए, जब मैं ये वाटर माइनस करूंगा, ये वाला पहले मैंने माइनस किया, माइनस H2O मैंने किया, सल्फ्यूरिक एसिड की डेफिनेटली प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फर्दर दूसरी बार मैं क्या करता हूं, OH तो सेम ही रहेगा, H चेंज कर दिया मैंने, ये वाला हटा दिया, लेना क्या पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही लेना पड़ेगा। अब अलग अलग थोड़ी ऐड करोगे, एक साथ ऐड करोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो ये वाला भी वाटर हटेगा, ये वाला भी वाटर हटेगा, यानी साथ के साथ मिक्सचर में दो एल्कीन मिलेंगे, ब्यूट 2 इन ब्यूट 1 इन। जब मैंने माइनस H2O ये कर दिया, माइनस H2O करने पर एक मॉलिक्यूल मुझे ब्यूट 1 इन भी मिला, ब्यूट 2 इन एंड ब्यूट 1 इन जो मिल गया है। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि मेजर कौन सा है, वही सिरजेफ रूल अप्लाई करो, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, CH2 CH3, ये पहले वाला जो बना, दिस मस्ट बी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिरजेफ रूल, इट इज फॉर्म्ड एज ए मेजर। अगर हम एल्कीन के बनने के बेस पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं, अब हम रेट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले हमने रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, HCl हटाना चाहते थे, अब यहां तो HCl नहीं हटेगा, यहां तो वाटर हटेगा, तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। किस बात पर डिपेंड करेगा, टर्शरी सबसे ज्यादा दे रहा था डिहाइड्रेशन, यहाँ टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन देगा, वहां टर्शरी हैलाइड सबसे ज्यादा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दे रहा था, यहां पर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन देंगे टर्शरी अल्कोहल। जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन आसानी से देते हैं। तो वेल ये सारा डिस्कशन इतना तो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, आपके जितने भी क्वेश्चंस के वेरिएशन बनते हैं उनमें ये सारी चीज कवर हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको लिखा भी देता हूं आपको, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड होता है,
जो एलिमेंट माइन आउट करके निकाले जाते हैं उनके एसिड। नाम से ही पता चले, मिनरल वाटर बोलते हो आप, क्यों? अर्थ से जो आ रहा है, अर्थ वाला वाटर जिसमें मिनरल अवेलेबल हैं, तो वो मिनरल वाटर कहलाता है। तो मिनरल एसिड है ये। माइन आउट करके जो एलिमेंट मिलते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर का जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। फास्फोरस है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो H3PO4 है। तो मिनरल एसिड की बात हो रही है। ऑर्गेनिक एसिड नहीं चाहिए, जिनका सोर्स वाइटल है, जो कहीं किसी ऐसे सब्सटेंस से आते हैं जिनका सोर्स लिविंग सिस्टम है, वो वाले नहीं चाहिए, मिनरल एसिड चाहिए। मिनरल एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए तो इसको हम एसिड डिहाइड्रेशन कह रहे होते हैं। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काम की बात है। ये अभी मैं बता चुका, 180 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस इतना तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कि ये हाई टेम्परेचर रखा जाए, वो बात मैंने आपको बता दी पहले कि क्यों हाई टेम्परेचर रखा जाएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन होते हैं। वाटर का अलग होना क्या कहलाता है? वाटर का अलग होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। इसको जल्दी अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर मैं दूसरी स्लाइड पर आ रहा हूं। जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था, ठीक उसी तरह से ये भी बीटा एलिमिनेशन है या 1,2 एलिमिनेशन है, यानी एडजॉइनिंग कार्बन से हट रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन से हट रहे हैं, कहीं और से नहीं हट रहा है। एडजेसेंट कार्बन से हटने के कारण इसको हम 1,2 एलिमिनेशन बोल रहे होते हैं। चलो और देखो फिर इसमें क्या एग्जांपल्स हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब हो गया? जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा क्यों रिएक्टिव होते हैं? वही कारण है जो टर्शरी हैलाइड का था, कार्बोकैटायन इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। यहां पर हमने लिखा OH, टर्शरी अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, इस पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। टर्शरी अल्कोहल, यहां पर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, -H2O करेंगे, तो एल्कीन मिलेगा CH3, CCH3, डबल बॉन्ड CH2, H2O हटा दिया। क्यों हटाया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था। तो ये कंपैरेटिवली इजी होगा। किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी के कंपैरिजन में। CH3 CH2 OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, -H2O करते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। तो ईज ऑफ एलिमिनेशन या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शरी में ज्यादा, ये बोला जाएगा कि एलिमिनेशन कंपैरेटिवली, इन दो को कंपेयर किया है, 1 और 2 को, इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो ये इजी होगा। इसको कंपेयर करोगे तो ये डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट मतलब एब्सोल्यूट डिफिकल्ट नहीं, इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट। तो ये कंपैरिजन हम डिसाइड कर सकते हैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन भी बोला जा सकता है। ये इतना तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं अभी। कभी आपको लगेगा जी बिल्कुल बाहर निकल गया मैं एनसीईआरटी से, ना, इतना तक बहुत डिटेल से अच्छा दिया हुआ है। बस उसमें यह है कि एक्सप्लेन नहीं किया, बस सीधा लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, कुछ बताए बिना उसमें टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी बस होगा। कार मैं रीजन बता रहा हूं बस में। जो टर्शरी रीजन क्या दोगे आप इसका? टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म टर्शरी कार्बोकैटायंस, जिनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, ये कारण होगा। अच्छा, मेजर एंड माइनर वही चलेगा, दो या दो से ज्यादा अभी मैंने करा दिया, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन वाला एग्जांपल बताकर। एल्कीन जो बनेगा सिडजेफ एल्कीन बनेगा, सिडजेफ रूल फॉलो होना चाहिए। जेडजेफ रूल फॉलो होगा, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। आई होप के वाली बात समझ आ गई। इस एग्जाम्पल को अगर आप करते हो तो यहां हम H3PO4 भी ले सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4, OH हटाओगे, पास वाले कार्बन से H हटाओगे, ये वाटर हटाया तो ये बना। दूसरा मैंने OH हटाया, पास वाले कार्बन से H हटा दिया, इस बार मैं H अलग ले रहा हूं, ये वाला हटाया मैंने, ये हटाने पर फॉर्मेशन हुई। अब ये परसेंटेज नहीं याद रखनी है, बस आपका काम तो इतना है, लेस एंड मोर, मेजर माइनर, बस हमें क्या पता परसेंटेज कितनी होगी। ये तो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल किया होगा जिसने, उसने परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल करके बता दी, लेकिन हमें तो मेजर से मतलब है, बस हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द सिडजिफ रूल दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है। कैसे मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है? ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप इधर हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, तीन आ गए अल्काइल ग्रुप। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप इधर H, एक अल्काइल ग्रुप इधर H, यानी दो अल्काइल ग्रुप। तो ये मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है इसलिए मेजर है ये लेस अल्काइलेटेड एल्कीन है इसलिए माइनर है ये कारण मैंने आपको डिस्कस किया। ये वाले एग्जाम्पल में भी हम, यहां ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है। ये जो हम सिडजिफ रूल करते हैं ये बहुत सारी जगह पर अप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं ये अप्लाई कर दूं तो OH है, यहां से आप H हटाते हो या यहां से H हटाते हो, एक ही तो बात है। 1 2 3 4 5, पेंटन 3 ऑल है, तो क्या बन जाएगा? पेंट 2 इन बनेगा, इधर से भी पेंट 2 इन बनेगा, और अगर मैंने H वाला हटा दिया तो भी पेंट 2 इन बना। लेकिन स्टिल एक अगर आपको बात पता हो कि सिस क्या होते हैं एंड ट्रांस क्या होते हैं, ये वाली बात अगर आप जानते हो, आपको बताया गया है कि ये मॉलिक्यूल जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर सेम ग्रुप एक साइड लगे होते हैं उसको बोलते हैं हम सिस स्ट्रक्चर। एक और डबल बॉन्डेड कार्बन पर सेम, ये इससे अलग समझो आप इसे, ये हम बिल्कुल अलग कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं। ये है ट्रांस स्ट्रक्चर। ट्रांस एंड सिस दो मॉलिक्यूल ब्यूटूइन के बन सकते हैं। ब्यूटूइन दो टाइप का है, एक ये ब्यूटूइन, एक ये ब्यूटूइन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये दो ब्यूटूइन जो हैं इनमें ये वाला जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है ये सिडजिफ रूल नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप तो दो दो हैं, इसमें भी दो अल्काइल ग्रुप हैं, इसमें भी दो अल्काइल ग्रुप हैं, यहां तो सिडजिफ रूल नहीं चलेगा। यहां लेकिन एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। अगर कभी एक ट्रांस एट सिस बना तो आपको ट्रांस को मेजर लिखना होता है। क्यों ट्रांस को मेजर लिखते हैं ये एक अलग बात है। ट्रांस को मेजर लिखने के लिए हमें एक छोटा सा रूल पढ़ना पड़ेगा, अभी प्रॉपर्टीज आएंगी तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि एल्कीन दो टाइप के, एक सिस एक ट्रांस। ट्रांस ज्यादा स्टेबल काउंट किया जाता है एल्कीन। फिलहाल अभी हम क्योंकि एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन की प्रिपरेशन में बस आप इसको चेक करो, ये वाला जो एल्कीन मैंने बनाया ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ट्रांस आए इसलिए ये मेजर बना 75%। और ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्राइगोनल प्लेनर sp2 कार्बन है क्योंकि ये दोनों सिस आए। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पर जब आते हैं तब हम उसे सिस लिखते हैं, तो वो माइनर होता है, ये 25% बना। तो अगर कभी सिडजेफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन सिस एंड ट्रांस बन रहे हैं तो ट्रांस को मेजर बताना है आपको। एक प्रिपरेशन ये रही एल्कीन की जो हमने की। अब इसको छोड़ो, बस वो तो सल्फ्यूरिक एसिड वाली हमने एक प्रॉब्लम कर ली। अब हम आते हैं इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पर। ये हमने जो प्रिपरेशन की है, प्रिपरेशन के बाद देखो एक बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, जैसे हम एल्केन लें या एल्कीन या एल्काइन तो हर एक में हमें कई सारी चीजें करनी है। एक तो जनरल डिस्कशन करना है, एक जनरल डिस्कशन के बाद हमें प्रेपरेशन करनी है इसकी,
प्रेपरेशन के बाद हम आएंगे प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी हम दो टाइप से करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो अब हमने जनरल डिस्कशन किया एल्कीन का, प्रेपरेशन कर ली एल्कीन की, अब आ गए हम प्रॉपर्टी पर। ये प्रॉपर्टी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी चलेगी, तो इसलिए मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन आपको बता रहा हूं। ये सीक्वेंस हर जगह पर चलेगा, हर पार्ट में, यानी हाइड्रोकार्बन के सारे पार्ट में। नॉन पोलर है भाई, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़े ही है। यूं तो पोलैरिटी कार्बन हाइड्रोजन में है होने को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, लेकिन ना के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन हाइड्रोजन में। तो हम इन्हें डिसाइड करते हैं नॉन पोलर। अच्छा, एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा होगा वैसे के साथ उसकी दोस्ती होगी। पोलर होगा तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब ये क्योंकि नॉन पोलर हैं, तो वाटर तो बहुत पोलर होता है, वाटर में तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो पोलैरिटी वाटर की तो काफी ज्यादा है, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। ना तो एल्केन डिसॉल्व होते हैं, ना एल्कीन डिसॉल्व होते हैं, ना एल्काइन डिसॉल्व होते हैं, और ना ही बेंजीन डिसॉल्व होता है। लेकिन ये किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं? ये किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होंगे? क्योंकि ये खुद नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। पोलर में पोलर डिसॉल्व करना है, नॉन पोलर में नॉन पोलर को डिसॉल्व करना है। वाटर में कौन डिसॉल्व होगा? जो पोलर होगा। कौन है पोलर? जैसे NaCl, नमक है, खाने का नमक है, पोलर होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। शुगर पोलर होती है, उसमें ऑक्सीजन होते हैं, तो पोलर होने की वजह से वो डिसॉल्व हो जाती है शुगर वाटर में। लेकिन वाटर में अगर ऑयल डिसॉल्व करोगे तो ऑयल नहीं होता डिसॉल्व, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर होता है, कोई पोलैरिटी नहीं होती ऑयल में। लेकिन वाटर खुद पोलर है, तो लेयर्स बन के अलग अलग रहती है। तो एल्कीन आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व हो जाएंगे एल्कीन। साइक्लोहेक्सेन में कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। बेंजीन में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट इनके काफी कम हैं। अगर आप एक वो वाला चैप्टर जो जिसको हम कह रहे थे कि गैसियस स्टेट है, अगर वो वाला रिकॉल करते हो, तो उसमें हमने एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा था। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स वर्क करती हैं, वो हमने कई सारे टाइप की पढ़ी थी। उनमें से चार मेन थी। एक वैन डर वाल्स फोर्स था, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, ये तो पोलर में होगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये भी पोलर में होगा। एक आयोनिक बॉन्ड था, ये तो बहुत ज्यादा पोलर में होगा। तो वैन डर वाल्स फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बहुत वीक फोर्स होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, इन सब में वैन डर वाल्स फोर्स ही वर्क करती है, क्योंकि ये पोलर तो है नहीं भाई। अगर ये पोलर नहीं है, तो इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम होते हैं, यानी इनको हम आसानी से सेपरेट करके गैसियस स्टेट में ला सकते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर रीजन अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, सब हाइड्रोकार्बन के लिए बात ट्रू है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन आर लो, क्या रीजन है? बिकॉज देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है। तो ये सारा डिस्कशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है, जितना भी ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। जैसे हमने एल्केन में किया था, C1 से C4 तक के गैसेस हैं, C4 से C16 लिक्विड हैं, एंड C17 से ऊपर वैक्स लाइक सॉलिड है। सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसे सॉलिड नहीं होते जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, वैक्स जैसे सॉलिड होते हैं। जैसे जैसे हम CH2 बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे मेरे पास CH3 है, इथेन है,
अब मैंने क्या किया, CH3 CH2 CH3, इन दोनों के बीच में एक ये CH2 बढ़ा दिया। होमोलोगस सीरीज तो तभी होगी ना, ऐसे ही इसमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपीन है, प्रोपीन से मैंने एक CH2 बढ़ाकर ब्यूटीन बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो आप इस पर ध्यान दो, एक CH2 मैंने बढ़ा दिया ये। तो अगर एक CH2 मैं बढ़ाता हूं एल्कीन में, every CH2 added increases boiling point up to 22-30 केल्विन। यानी अगर इसका x डिग्री केल्विन, x डिग्री सेल्सियस है, तो जब एक CH2 बढ़ा दोगे तो उसका x प्लस 20 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्योंकि जितना डिग्री में बढ़ाओगे उतना ही केल्विन में बढ़ेगा। एडिशनल इफेक्ट ही तो होता है। तो अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल के लिए, मुझे पता नहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मैं मान लेता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट -50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो हो जाएगा, मैं इसमें क्या प्लस कर दूंगा, मैं इसमें प्लस कर दूंगा 20 से लेकर के 30, 20 कर देता हूं चलो, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज कर गया, देखो -50 से -30 हो गया, इंक्रीमेंट आ जाता है। कोई एल्केन है, मान लो हायर 10 कार्बन का एल्कीन है सपोज करते हैं, कोई एल्कीन ऐसा है, डेकीन है सपोज करते हैं, और डेकीन के बाद अनडेकीन है। इन दोनों में क्या अंतर है, एक CH2 का अंतर है। अगर मैं मान लेता हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस हो, अप्रोक्स वेरिएशन है 20 से 30 के बीच में। यह है इस बात का मतलब। तो एक CH2 ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्यों क्यों बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता चला जाएगा। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं एल्केन में, वही बात यहाँ एप्लीकेबल है। अगर आइसोमेरिक हैं तो ब्रांच चेन वाले के बॉइलिंग पॉइंट कम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मैं थोड़ा तेज इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं एल्केन में। ये मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटवानीन है, और ये मेरे पास ब्यूटवानीन या टूइन है, कोई सा भी एक, 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें। ये ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है। जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो, यानी जब ये आइसोमर हो, तब अप्लाई करना है ये वाला फैक्ट। क्या मॉलिक्यूलर मास है इसका, C4H8 है मॉलिक्यूलर मास। कार्बन चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो, C4H8 आ गया। अब जो ब्रांच चेन होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। आइसोमेरिक अगर दो हैं, एक ब्रांच चेन है एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वैन डर वाल्स फोर्स पर, एंड वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया ज्यादा होगा अगर स्ट्रेट चेन होगा, ब्रांच हो जाएगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा मॉलिक्यूल का। ये बात काम की है आपके लिए। तो स्ट्रेट चेन एल्कीन के बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज्यादा, ब्रांच चेन एल्कीन के बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम। यही बात एल्केन के लिए एप्लीकेबल रहेगी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं एल्कीन्स की, एल्कीन में क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो अब देखो यहां एडिशन चलेंगे। बनाने के लिए हर रिएक्शन हमने एलिमिनेशन किया, एक एल्काइन का एडिशन छोड़कर हर एक रिएक्शन एलिमिनेशन था। लेकिन अब जब मैं रिएक्शन की बात करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, तो एडिशन हमें हाइड्रोजन का या हेलोजन का या HCl का या वाटर का करना पड़ेगा। एक टाइप के जो रिएक्शन है वो तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लिया या निकल ले लिया, इसके साथ इसे हीट किया हमने। जब H2 ऐड करेंगे, ये H2 ऐड करना है मुझे, अलग लिख रहा हूं मैं इसे ताकि एडिशन हुआ हुआ नजर आ जाए इसका, अदरवाइज H2 तो यही है, H सिंगल बॉन्ड H। यहां लिख देता हूं मैं इसे, एक H ये है एक H ये है। क्या होगा रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूटेगा ये वाला,
ये पाई बॉन्ड तोड़ना शुरू किया हमने, तोड़ने पर एक एच जुड़ जाएगा, एक एच जुड़ जाएगा। क्या लिखूं मैं आंसर इधर? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये वैलेंसी फ्री रही इधर। बॉन्ड टूटने के बाद पाई बॉन्ड टूटना आसान है। जब सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड दो नए जनरेट होंगे। अब आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, वो जो पाई सिग्मा वाला रिलेशन बताया था, 30 सेकंड के लिए आप इसे ऑब्जर्व करो, उससे रिलेट करो, आपको सोचने के लिए दे रहा हूं मैं। देखो इस रिएक्शन में हम इसे, जिसे एडिशन बोल रहे हैं, रिएक्शन को बोल रहे हैं एडिशन। हमने क्या किया? एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने का क्या मतलब है? कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। हमने क्या किया? सिग्मा बॉन्ड दो बनाए यहां पर। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी होगी, क्योंकि दो बॉन्ड बने हैं। बॉन्ड तो टूटा तो एक ही है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुई है। टू सिग्मा बॉन्ड्स, जो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था उसको अपोजिट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देते हो तो। आर ब्रोकन, आर फॉर्म्ड, सॉरी। क्या मतलब हुआ इसका? मोर अमाउंट या मोर एनर्जी रिलीज्ड। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, एंड ओवरऑल रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होगा। जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो इन जनरल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। हीट निकलती है इनमें, जब रिएक्शन हम करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। जब भी हम कोई एडिशन रिएक्शन करेंगे, खास तौर से हाइड्रोजनेशन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बड़ा छोटा बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा अमाउंट एनर्जी लिबरेट होगी। तो एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होते हैं एडिशन, इन्हें हमें बाहर से हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि और उल्टा हीट इवॉल्व होती है इसमें। ये एडिशन की बात हो गई। जहां पर पाई बॉन्ड है बस वहीं तो ऐड करना है हमें, कहीं और थोड़ी ना करना होगा किसी और पोजीशन पर। चाहे आप अब क्लोरीन, इसे मैंने हाइड्रोजनेशन बोल दिया, डिहाइड्रोजनेशन से एल्कीन बन जाता, अपोजिट रिएक्शन को आप डिहाइड्रोजनेशन बोल दोगे, रिएजेंट अलग लिया जाएगा। हेलोजिनेशन हम कर सकते हैं, Cl2 हमने हटाया था एल्कीन बनाने के लिए जिंक की प्रेजेंस में, अब हम Cl2 इसमें ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HBr, ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। एक एक करके बीच बीच से रिएक्शन पढ़ोगे तो फिर तो याद रटने पड़ेंगे, रटोगे तो भूल जाओगे। थोड़ा सा इनको कैटेगराइज कर लो और सीक्वेंस के साथ पढ़ लोगे तो ये तो बहुत आसान काम होता है, बड़ा सिंपल होता है। अगर सिस्टम से पढ़ो तो सिंपल है, उलझा के पढ़ोगे तो फिर मुश्किल ही रहेगा। तो हमने एक ये किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, IUPAC नेम लिखते चले जाओ राइट हैंड पर जल्दी से। H2 प्लेटिनम, ए कंपाउंड का IUPAC नेम, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, हाइड्रोजन पैलेडियम, बी बन गया यहां पर कंपाउंड, डबल बॉन्ड CH2, ये H2 निकल, C बन गया यहां पर। ये तीनों के IUPAC नेम जल्दी से मुझे बता दो। देखो आंसर बता रहा हूं मैं, फर्स्ट केस में जो आंसर हो जाएगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन हो जाएगा।
यहां जब मैं H एंड H ऐड कर दूंगा इन दोनों कार्बन एटम पर ऐड करने पर ये बन जाएगा कार्बन 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 एक CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां से गिनती करोगे ना 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात रही इसकी, यहां पर एक H ऐड करोगे, इधर इस कार्बन पर ऐड होगा एक H इस कार्बन पर ऐड होगा, तो ये मिल जाएगा हमें कंपाउंड जो मैं लिख रहा हूं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉपर करके लिख देता हूं। CH3 C CH3 CH2, ये बाहर से जो H ऐड हुए हैं वो शो किए मैंने, एक H यहां ऐड हुआ एक H यहां पर ऐड हुआ, तो ये मुझे मिला CH3 CH CH3, ये CH3 साइड ग्रुप यानी 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल ही तो है, अगर मैं ऐसे करके लिख देता आपको 2 मिथाइल प्रोपेन तो आप एकदम से आंसर लिख देते, लेकिन ये साइड में अगर आ गया तो साइड में आने दो, उससे कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है। इस तरह से हम ये आंसर कर सकते हैं। तो ये वे रहेगा। अगर आज की क्लास में मैं समझता हूं कि इतना ही काफी है, और इसको सब रिटर्न वर्क करके करोगे, लिख करके करोगे। क्वेश्चंस जो हैं इसके मैं भेजूंगा, उन क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।